गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कल मैं आपको टाइम पे मॉडल आंसर और हिंदी का अनुवाद प्रोवाइड नहीं करा पाया था और आज ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। कुछ ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती है। अन्यथा ये वीडियो आपको रोज़ डेली टाइम से पहले ही देखने को मिल जाती है, तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। दोस्तों, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोटिवेशन की बात है, मोटिवेशनल बातें हैं ये, क्योंकि आप देखेंगे कि सामान्यतः में बहुत कम ऐसे अफ़सर मिलेंगे, जो अपने काम के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएँ, जो अपने निष्पक्षता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो ऐसे बहुत कम अवसर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक अफ़सर में हैं, जो डीएम हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के। उन्होंने एक मामले में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को समन जारी कर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को तलब हाज़िर किया कि भैया हमारे सामने आप उपस्थित होइए, आपके खिलाफ एक मामले में सुनवाई करनी है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या मामला था? ऐसा क्यों कहा गया? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को इतनी बड़ी पोस्ट पे यानी कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख को उपस्थित होने के लिए कहा गया। ऐसा क्या मामला देखने को मिल गया था? तो ये मामला है उत्तर प्रदेश राज्य के बदायूं जिले के एक गाँव का। उस गाँव का नाम है लोधा बहेड़ी। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है चंद्रहास। इन्होंने एसडीएम के पास एक याचिका दायर की थी कि इनकी जो चाची हैं चंद्रहास जी की, उनका नाम है कटोरी देवी। देखिए पहले नाम ऐसे ही होते थे, कटोरी देवी, कटोरा देवी और पुण्यवासी, लल्लन, इस तरीके के ही नाम होते थे, तो आप उसको नाम पे मत जाइए। तो इनकी चाची जो थी चंद्रहास की, उनका नाम था कटोरी देवी। इन्हीं के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था लेखराज, लेखपाल नहीं, लेखराज नाम था, और इन्होंने धोखे से कटोरी देवी की संपत्ति हड़प ली और उसको अपने नाम करा लिया। और जब कटोरी देवी की संपत्ति हड़प ली, तो उसको फिर से बेच दिया किसी अन्य व्यक्ति को, और जिसको बेचा था उससे गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। उसको 12 लाख रुपए हर्जाना देकर के वो संपत्ति ले ली। फिर जब इनको पता चलता है चंद्रहास जी को, इन्होंने याचिका दायर की एसडीएम के पास, और एसडीएम साहब इस मामले में ढिलवाई कर रहे थे। जब ये बात डीएम साहब के पास गई, तो डीएम साहब निकले सख्त आदमी। इन्होंने एसडीएम को भी निर्देश दिया और उनसे ये भी कहा कि जो राज्यपाल हैं, उनके तक समन भेजा जाए, उनको निर्देश दिया जाए कि दोबारा अगर ऐसे मामले में उनका नाम आता है, दोबारा अगर ऐसे मामले में उनका नाम देखने को मिलता है, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बस इतना कहना था कि आप सभी को पता है फिर क्या घटना होने वाली। फिर बड़े-बड़े लोग के फ़ोन आने शुरू हो गए, पॉलिटिकल प्रेशर आना शुरू हो गया, और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि अगर हाल-फिलहाल में इन ऐसी न्यूज़ देखने को मिले कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, या फिर इनको सस्पेंड कर दिया गया है, या फिर ये किसी केस में घूस लेते हुए पकड़े गए, या फिर इनको जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया। तो अगर ऐसी न्यूज़ देखने को मिलेगी तो कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी कोई ऑफ़िसर सिस्टम के खिलाफ जाके काम करने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा निष्पक्ष होता है, तो उसको ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट, या फिर इस तरीके से उसको किसी अन्य केस में फँसा देंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ऐसे जो आईएएस ऑफिसर हैं, ऐसे ऑफिसर किसी भी फील्ड में ऐसे काम करने वाले अधिकारी बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग को तो मेरे दिल से सैल्यूट है यार। मतलब इन्होंने अपने काम के लिए ये नहीं देखा कि किस पोस्ट पर बैठा पर्टिकुलर बंदा। इन्होंने राज्यपाल तक को नहीं छोड़ा कि अगर आपका नाम शामिल है तो भैया आप भी आइए, आप बताइए कि आपका नाम कैसे शामिल हुआ? आप उसको क्लैरिफ़ाई करिए, आपके पास क्या जवाब है? अन्यथा सामान्यतः तो लोग एमएलए से डर जाते हैं कि एमएलए के नाम पे हम कैसे वारंट जारी कर दें, एमएलए को हम कैसे कुछ कह दें, लेकिन इन्होंने राज्यपाल तक को नहीं छोड़ा, और ये बहुत बड़ी बात है। अब एक बड़ी बात उन लोग के लिए जो ट्विटर यानी कि एक्स पे हैं। अब ये एक्स हो चुका है, पहले ट्विटर था। अब यहाँ पे एलोन मस्क भैया इसके ओनर है, तो इन्होंने क्या किया है, एलोन मस्क साहब ने ट्विटर पे जो लोग हैं उनके लिए 2 प्लान लॉन्च किया है। एक प्लान का नाम रखा है इन्होंने प्रीमियम प्लस, और दूसरे का नाम रखा है बेसिक। जो प्रीमियम प्लस प्लान है, इसकी कीमत इन्होंने $16 रखी है। अगर इसको इंडियन रुपए में आप बदलेंगे तो लगभग ₹1334 कुछ पैसे आएँगे। और इसी तरीके से अगर हम ये बेसिक प्लान को बदलते हैं तो इसकी कीमत इन्होंने $3 रखी है, और ये इसकी कीमत आएगी ₹250 के आस-पास कुछ। तो ये दोनों मंथली प्लान है, यानी कि महीने का इतना पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपको ट्विटर चलाना है। जो प्रीमियम प्लान है इसमें ऐड नहीं होगा, और इसमें सारे फीचर्स आप यूज़ कर पाएँगे। लेकिन जो बेसिक प्लान है इसमें फिर भी आपको एड्स देखने को मिल जाएँगे। और आपको पता है कि ऐड की इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, ऐड मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी है कि हमारे बड़े-बड़े स्टार हमसे कहते हैं गुटखा खाओ, बोलो जुबान केसरी। हमारे बड़े-बड़े स्टार कहते हैं कि रम्मी सर्कल खेलो, ड्रीम 11 खेलो, यानी कि हमारे बड़े-बड़े स्टार, हम जिसको हीरो कहते हैं, वो हमसे कहते हैं जुआ खेलो, और हमसे कहते हैं कि भैया यहाँ पे गुटखा, पान मसाले खाओ, गलत चीज़ें खाओ, ऐसे प्रमोट करते हैं, कोका कोला पियो, जो हमारी सेहत पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये हमारे स्टार कहते हैं, जिसको हम हीरो कहते हैं सामान्यतः। अब आप में से जो भी लोग ट्विटर पे थे, या तो आप पेमेंट करने के लिए तैयार रहिए, तो ट्विटर छोड़ने के लिए, यानी कि एक्स अब उसको कहते हैं, तो उसको छोड़ने के लिए तैयार रहिए। वैसे मैं नहीं हूँ, मैं ट्विटर पे भी नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूँ, एफबी पे भी नहीं हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे जब से ये वीडियो शुरू की मैंने, तब से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इंस्टाग्राम जॉइन कर लो, लेकिन अभी मुझे लगा नहीं कि कभी देखते हैं, अगर इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ी तो इंस्टाग्राम जॉइन कर लेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आप में से मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम पे होंगे ज़रूर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है आज संडे है, और संडे को द हिंदू कोई भी एडिटोरियल पब्लिश नहीं करता है। पर एक न्यूज़ थी जो थी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। अब देखिए यहाँ पे यही न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी है,
यही न्यूज़ द हिंदू में भी छपी है, द हिंदू की कटिंग है और ये द इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है। तो आप देखिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, वो उसको सारे न्यूज़पेपर वाले कवर करते हैं, चाहे वो द हिंदू हो गया, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, चाहे बिज़नेस लाइन हो गया, मतलब कोई सा भी न्यूज़पेपर है वो कवर करेगा। यही हाल हमारे मैगज़ीन का भी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी एक वीडियो को फ़ॉलो करिए और किसी एक मैगज़ीन को बस। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है करंट अफ़ेयर के लिए। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही वीडियो फ़ॉलो करिए, मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझसे भी अच्छा पढ़ाने वाले हैं। तो आपको जहाँ से समझ आए, आप वहाँ से फ़ॉलो करिए, लेकिन सिर्फ़ एक वीडियो और एक मैगज़ीन बस, उतना बहुत ज़्यादा आपके लिए करंट अफ़ेयर के लिए। बस आप उतना तैयार करिए, बार-बार उसी को रिवाइज़ करिए, यही आपको अंततः सिलेक्शन दिलाने वाला है। अगर आप 10 जगह भटकेंगे ना, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, वर्तमान समय में ना दिक्कत ये नहीं कि हम क्या पढ़ें, दिक्कत ये कि हम क्या छोड़ें, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है, ख़ास करके ऑनलाइन सिस्टम में। इतना ज़्यादा लोग आ गए हैं पढ़ाने के लिए, जिनको कुछ पता भी नहीं है, वो भी बैठे हैं पढ़ाने। तो कुछ भी नहीं पता, वो भी आ जा रहे हैं। कोई सा भी कंटेंट दे देंगे, उल्टा-सीधा सवाल लिख देंगे, फिर साइड में लिख देंगे कि आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, तो उन सारी चीज़ों में नहीं फँसना है। बस एक न्यूज़पेपर हो गया, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं फ़ॉलो कर पाते तो एक वीडियो और एक मैगज़ीन इतना बहुत है आपके लिए। कोई सा भी एक वीडियो हो जाए, किसी की भी, और कोई सी भी एक मैगज़ीन बस। क्योंकि मैक्सिमम जो टॉपिक होता है ना, वो सारी चीज़ में कवर किए जाते हैं। बस ये हो सकता है कि कभी-कभार कोई न्यूज़पेपर वाला 1 दिन पहले छाप देगा, कोई न्यूज़पेपर बाद में छापेगा। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। और इसके बारे में हम क्यों बात करने वाले हैं, ये चर्चा में क्यों है, तो अक्टूबर 31 को, यानी 31 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करने जा रहा है कि क्या मामला है और इसका जिस उद्देश्य के लिए इसको लाया गया था, क्या उसकी पूर्ति हो भी पा रही है या फिर इसका गलत उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये जो सुनवाई होगी, ये 5 जजों की बेंच होगी और इसके हेड कौन होंगे, तो हमारे सीजेआई साहब यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब स्वयं इसके अध्यक्ष होंगे। अब ये जो 5 जजों की बेंच बन रही है ना, ये आर्टिकल 145 के 3 के अकॉर्डिंग बन रही है और कहीं-कहीं आपको सिर्फ आर्टिकल 145 ही देखने को मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। ये आर्टिकल 145 यानी कि अनुच्छेद 145 ये कहता है कि जब भी कोई कानून से जुड़ा मामला होगा, जब भी संविधान से जुड़ा मामला होगा, तो उसको सुनने के लिए एक संवैधानिक बेंच बनेगी। इसको संवैधानिक बेंच कहते हैं और इसमें न्यूनतम 5 जज होने चाहिए, यानी कम से कम तो 5 होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि 5 जजेस बेंच बनी है, यानी कि 5 जजों की बेंच बनी है ये, 5 जजों की पीठ बनी है। तो उम्मीद है कि आपको बैकग्राउंड समझ आया होगा। अब चलिए हम समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या हैं, इसको खरीदा कैसे जा सकता है और इसके लिए क्या-क्या प्रोसेस है। अगर हम बात करें कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, तो ये एक प्रकार के कर मुक्त वचन पत्र या प्रॉमिसरी नोट्स जैसे मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि एक वित्तीय साधन है जिस पे टैक्स नहीं लगता है। और कहीं भी आप बॉन्ड देखिए, बॉन्ड का क्या मतलब होता है, बॉन्ड का मतलब होता है बंधन। एक तरीके से देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, ऐसे ही रहेगा, एक पेज रहेगा, यहाँ पे ऊपर एसबीआई लिखा रहेगा और एसबीआई ये कहता है कि देखिए ये बॉन्ड जो इसकी कीमत इतना है, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इस तरीके से इसकी कीमत रहेगी और ये इसमें ये लिखा रहेगा कि किस राजनीतिक पार्टी को ये दिया जाना है। फिर इसको एक व्यक्ति ले जाकर के एसबीआई की किसी भी शाखा में जमा कर सकता है और जब एसबीआई की शाखा में जमा कर दिया जाएगा, तो तुरंत उसके बाद धीरे से करके जो राजनीतिक पार्टी का अकाउंट है, उस अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि एक प्रकार का आप टोकन कह सकते हैं कि टोकन को ले जाकर के एसबीआई के अकाउंट में जमा करिए, ये टोकन का जो पैसा रहेगा, इस पे जो भी कीमत लिखी रहेगी, उतना पैसा तुरंत राजनीतिक पार्टी के अकाउंट में आ जाएगा। वही बात यहाँ पे भी बताई जा रही है, जिन्हें भारत में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा खरीदा जा सकता है, यानी कि कोई कंपनी चंदा देना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी को। ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो पॉलिटिकल पार्टी उनको चंदा देने का एक साधन है, उनको चंदा किस माध्यम से दिया जाए वो एक माध्यम है। तो इसको कंपनी भी खरीद सकती है और व्यक्ति भी खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में दान करने वाले का नाम नहीं होता है और यह पूर्णतः गुप्त होती है, यानी इसमें किसी की भी डिटेल्स नहीं दी जाती है और इसको पूरी तरीके से गुप्त रखा जाता है। अब आप सोचेंगे डिटेल्स क्यों नहीं दी जाती है, अगर मैं चंदा दे रहा हूँ तो मेरा नाम आना चाहिए, तो देखिए नाम क्यों नहीं आता है। आप कभी भी देखिएगा कि खास करके कभी भी किसी भी देश में यही चलता है कि एक तो होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष पक्ष। अब जो भी सत्ता में रहेगा, उसको तो मिलना चाहिए, भाई पॉलिटिकल पार्टी है, वो सत्ता में है, अगर आप उसके खिलाफ जाके काम करोगे तो तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, कभी ईडी रेड मारेगी, कभी सीबीआई आएगी, कभी कुछ और आएगा। तो ये होता है, इसीलिए इसका नाम नहीं बताया जाता, इसीलिए कि भैया मान लीजिए अगर इसने कोई ए नाम का व्यक्ति है, इसने विपक्षी दल को यानी कि अपोजिशन को ये डोनेट कर दिया 10 लाख रुपए। अब जो सत्ता पक्ष है इसको पता चल जाता है कि अच्छा तुमने इनको डोनेट किया है, रुको अभी बताते हैं। तब ये सीबीआई भेज देते हैं इनके पास कि चलो बताओ पैसा कहाँ से आया। ईडी भेज देते हैं कि पैसा कहाँ से आया, डिटेल्स दो पूरी की पूरी और कितना पैसा दिया तुमने, कहाँ से दिया, उसका टैक्स भरा था कि नहीं भरा था। तो ये परेशान हो जाता है व्यक्ति जिसने चंदा दिया है। इसलिए इस व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, ये आसानी से चंदा दे सके, इसके लिए यहाँ पे नाम नहीं दिया जाता, उसको गुप्त रखा जाता है। इस योजना की घोषणा पहली बार पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2017 के बजट सत्र के दौरान की गई थी और इसको 2018 में अधिसूचित भी कर लिया गया था। अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, इसको लाने के पीछे की वजह क्या थी, दोस्तों सरकार का ये कहना है कि जो राजनीतिक फंडिंग होती है, आप देखेंगे चुनाव के टाइम पे भर-भर के ट्रक भर-भर के पैसे दिखाए जाते हैं। तो वही चीज़ होती है कि जो पैसे आते हैं ना, उसको रोकने के लिए इसको लाया गया था। लेकिन अब क्या उस उद्देश्य में सफल रहा, ये जानेंगे हम आगे। जैसे आप देखेंगे कभी भी चुनाव होता है, तो जो हमारा चुनाव आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, वो एक खर्च की सीमा तय कर देता है, यानी कि व्यय सीमा तय करता है
कि प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या प्रत्येक व्यक्ति के लिए इतना पैसा खर्च करना है, इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए चुनाव में। अभी ऐसा क्यों होता है? ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। एक व्यक्ति है जो गरीब आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है, एक व्यक्ति है जो अमीर आदमी है, इसके पास 100 करोड़ रुपए रखा है और इनके पास 10 करोड़ भी नहीं, तो दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगा? दोनों को एक समान अधिकार कैसे मिलेगा? तो ये दोनों को एक समान फील्ड पे लाने के लिए ऐसा किया जाता है कि चुनाव के खर्च की सीमा तय कर दी जाती है कि मैक्सिमम इतना ही खर्च करना है। पर आप सभी को पता है कि सिर्फ सीमा तय की जाती है, इसका पालन नहीं किया जाता है। हर कोई पैसा बहुत ज़्यादा लगाता है चुनाव में। तो उस चुनाव के समय बहुत ज़्यादा पैसा ना लगे, बहुत ज़्यादा राजनीतिक फंडिंग ना हो, बेहिसाब ना हो जाए वो पैसा, इसी को रोकने के लिए इसको लाया गया था। दूसरा इसमें ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक चंदा होता है उसको पारदर्शी भी बनाना था, इसके लिए इसको लाया गया था। अब पारदर्शी से क्या मतलब है? मान लीजिए सीधा कैश देना होता है या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड को हम एसबीआई में जमा कराएंगे तो हमें हमारे पास डिटेल्स रहेगी कि इतना पैसा इनके पास आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए सीधा सीधा कैश देना होता, अब कोई बाहर से संस्था रहती, कोई विदेशी संस्था है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे देती कि लो, तुमको हम 10 करोड़ दे रहे हैं, तुमको बस ये करना है कि आने वाले समय में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना है, यहाँ पे आंदोलन करना है या फिर दंगे भड़काने, इस तरीके के कोई काम दे देती और पैसा देती इनको। तो छोटी-छोटी पार्टियाँ करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। इसलिए इनको कहा गया कि ये पारदर्शिता बनाए रखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि आप इसको एसबीआई में जमा कराओगे और एसबीआई से जब जमा कराएँगे तो आपके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से पता चलेगा ना कि कितना पैसा आया आपके पास, तो उसके बारे में डिटेल्स रहेगी सरकार के पास। अगर हम बात करें कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री प्रक्रिया क्या है, इसको कैसे खरीदा या बेचा जा सकता है, तो किसी भी एसबीआई शाखा में 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के गुणकों में बॉन्ड एक केवाईसी अनुपालन खाते के माध्यम से खरीदा जा सकता है। यानी कि इसके लिए केवाईसी जरूरी है, नो योर कस्टमर, ये जरूरी है और इसके गुणक होने चाहिए, 1000 का होना चाहिए, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का या 1 करोड़ का। और जो इसकी अधिकतम सीमा है, क्योंकि एक व्यक्ति या फिर एक कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा दे सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट तय नहीं की गई, इसकी कोई सीमा नहीं, कोई कितना भी दे सकता है, 1 अरब, 2 अरब, 4 अरब, इस तरीके से कितना भी दे सकता है, उसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है। बात की जा रही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत प्रत्येक राजनीतिक दल जिसे पिछले हालिया लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल हुए हों, उसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक सत्यापित खाता आवंटित किया जाता है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति या कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को दान कर सकता है, जिसे वह दल ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित खाते के माध्यम से 15 दिनों के भीतर भुगतान कर सकता है और अगर 15 दिनों के भीतर नहीं करते तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी, वो खराब हो जाएगा। ये बॉन्ड प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों के बिक्री विंडो के लिए दौरान खोल दिए जाते हैं। यानी प्रत्येक जनवरी में आप कह सकते हैं कि 1 से 10 जनवरी तक, इसी तरीके से 1 से 10 अप्रैल तक, 1 से 10 जुलाई तक और 1 से 10 अक्टूबर तक प्रत्येक 10 दिनों के लिए खोल दिए जाते हैं हर तिमाही में, ताकि आप यहाँ पे इसको खरीद सकें और फिर इसको जमा करा सकें। और जैसे मान लीजिए इन्होंने 2 तारीख को खरीदा, मान लीजिए कि इन्होंने 2 जनवरी को किसी ने ये चुनाव बॉन्ड खरीदा, अब इसको ये ले जाकर के एसबीआई में जमा कर देंगे। तो जब एसबीआई में जमा करेंगे तो उसके 15 दिन के भीतर जो चुनावी पार्टी है उसको इसको भजाना है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको कैश करवाना है, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये खराब हो जाएगी, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। और इसके अलावा जब भी लोकसभा का चुनाव आता है ना, तो इसके लोकसभा चुनाव के वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 30 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए इन बॉन्ड की बिक्री खोली जाती है। राजनीतिक दल बॉन्ड के अलावा चेक या डिजिटल माध्यम से अज्ञात स्रोतों से 2000 से कम तक का नकद दान भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी राजनीतिक दलों के पास एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसके द्वारा पैसे ले सकते हैं, दूसरा ये कि अगर अज्ञात स्रोत से आपको पैसे लेना है या डिजिटल माध्यम से पैसे लेना है तो मैक्सिमम आप 2000 तक का ही नगद ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नगद नहीं ले सकते। लेकिन इसके पहले सीमा 20,000 की थी, यानी पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया लागू नहीं की गई थी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अज्ञात स्रोत से या फिर डिजिटली माध्यम से 20,000 तक रुपए चुनावी टाइम के लिए ले सकती थी, चुनावी फंडिंग ले सकती थी। लेकिन अब इसको घटा करके 2000 कर दिया गया है ताकि उसका मिसयूज ना किया जाए, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े हमारे समाज पे। इसमें हालिया संशोधन क्या हुआ है, तो अगर इसके बारे में हम बात करते हैं। इस संशोधन के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के आम चुनाव के वर्ष में इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के लिए 15 दिनों के अतिरिक्त अवधि भी निर्दिष्ट की गई है। जैसे कि आप देखेंगे अभी लोकसभा के टाइम पे 30 दिन की अतिरिक्त अवधि दी जाती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है कि जो विधानसभा के आम चुनाव है ना, उसके लिए 15 दिन की अधिक अतिरिक्त अवधि दी जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए मान्य होंगे। यदि चुनावी बॉन्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा, वही चीज जो मैंने आपको पहले ही बताई है। इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है, तो पारदर्शिता का अभाव, जो पारदर्शिता लाने की बात की जा रही थी उसे पारदर्शिता का अभाव हो गया, क्योंकि कौन जमा कर रहा है उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। उसके अलावा बात करें कि फंडिंग की सीमा, तो यहाँ पे कोई भी फंडिंग की सीमा नहीं, अब कोई भी भैया कितना भी पैसा दे सकता है। मान लीजिए ये कोई सरकार हो गई और यहाँ पे कोई कंपनी होगी, दोनों मिली भगत हो जाएगी। सरकार ये कहेगी कि तुम मुझे पैसा दो, फिर हम तुम्हारे हिसाब से कानून वगैरह बना देंगे। तब यहाँ पे कंपनी इनको 400, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए दे रही है, लो भैया रख लो सब, तुम चुनाव जीतो, खूब खर्चा करो, चुनाव जीतो और फिर हमारे हिसाब से काम करना, तो वो दिक्कत देखने को मिल सकती है।
लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले की प्रक्रिया क्या थी? तो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा से पहले एक कंपनी पिछले 3 वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का 7.5% ही किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दान कर सकती थी। लेकिन अब क्या हो गया? तब चाहे जितना दे दो। पहले क्या था कि 7.5% जो पिछले 3 वर्षों में रहा है, उसका जो औसत होता है शुद्ध लाभ का, उसका 7.5% तक ही मैक्सिमम आप दे सकते थे। लेकिन अब क्या है? अब भैया आप चाहे जितना दान दो, दिल खोल के दान दो। इसी को कहा जा रहा है कि कारपोरेट और राजनीति मिलीभगत की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं इसकी वजह से। उसके अलावा बात की राजनीति पर केंद्रीय नियंत्रण। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लागू होने से पहले राजनीतिक दलों को देश के विभिन्न हिस्सों में उनके स्थानीय संगठनों के माध्यम से चंदा प्राप्त होता था। हालांकि वर्तमान में अधिकांश चंदा दलों के केंद्रीय कार्यालयों को जाता है, जिससे दल के भीतर स्थानीय कार्यकर्ताओं की शक्ति कमजोर हो गई है। उदाहरण के लिए एक आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में बेचे गए 5,851 करोड़ के इलेक्टोरल में से 80% बॉन्ड दिल्ली में जमा किए गए थे। इसको अगर आसान भाषा में समझे तो जैसे आप देखेंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी ए नाम की, अब इसके कई सारे शाखाएं भी होते हैं ना, कि मतलब ये जिले का स्तर पे काम करते हैं, राज्य का स्तर पर काम करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाए, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है तब से जो चंदा है वो जो स्थानीय पार्टी है उनको नहीं मिल पा रहा है, सीधा केंद्रीय पार्टियों को मिल पा रहा है। जो हेड है उसको मिलता है सीधा। जो अन्य जगहों पे काम करते हैं स्थानीय स्तर पर, उनको चंदा ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। ये आरटीआई में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे कुछ न्यूज़ है जो थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसमें जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उसके विरुद्ध में प्रस्ताव आया था कि इज़राइल को ये युद्ध रोक देना चाहिए और यहाँ पे मानवीय चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको लेकर के एक प्रस्ताव आया था कि भई इस पे वोटिंग करिए और जिस तरफ ज़्यादा वोट पड़ेगा उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। ऐसे ही होता है यहाँ पे। यहाँ पे वो यूएनएससी के तरीके से वीटो वाली शक्ति नहीं चलती यूएनजीए में। तो यहाँ पे हमारी तरफ से, यानी कि हमारी इंडिया ने, हमारे भारत ने क्या किया, अब्सटेन कर गया है। यानी कि ये किसी की तरफ से वोट नहीं डाला है, उस वोटिंग में शामिल होने के तरीके से आप कह सकते हैं। ना तो इन्होंने इज़राइल के खिलाफ वोट डाला और ना ही इज़राइल के पक्ष में वोट डाला, कुछ भी नहीं किया है। यानी ना फ़िलिस्तीन के पक्ष में वोट डाला, ना इज़राइल के पक्ष में वोट डाला, सीधा-सीधा वहाँ से हट गया कि मुझे वोटिंग ही नहीं करनी, बात ही खत्म। देखिए एक ना कूटनीति होती है, इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो हम सपोर्ट ही कर रहे हैं इज़राइल को, तो ये कूटनीति होती है कि हमने वोट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट किसको मिल रहा है? तो इज़राइल को मिल रहा है। क्योंकि इज़राइल हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और हम कहीं भी किसी भी पक्ष होता है हमारा, तो उसपे हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। अब हम डायरेक्टली तो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी पूरी एक संस्कृति है, हमारा कल्चर है कि हम मानवीय चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली इज़राइल के साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हम उसी के साथ खड़े हो गए हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस में था, यही सेम चीज़ द हिंदू में है। इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप किसी भी एक चीज़ को फ़ॉलो करिए, हर जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिली है। ये बात कह रहे हैं जो युगांडा में मादा चिंपैंजी पाए जाते हैं ना, वो रजोनिवृत्ति, यानी कि जिसको कि मेनोपॉज कहा जाता है। ये क्या चीज़ होती है? तो ये जब पीरियड आना बंद हो जाता है, यानी कि फर्टिलिटी खत्म हो जाती है वुमन की, तो उसकी स्थिति को मेनोपॉज या फिर रजोनिवृत्ति कहा जाता है। तो वही चीज़ है। अभी तक ये पता चल रहा था ना हमें कि सिर्फ़ जो मनुष्य होते हैं और यहाँ पे जो कुछ ऐसी व्हेल होती हैं, कुछ व्हेल की ऐसी प्रजाति होती है जिनके पास दाँत होता है, सिर्फ़ इन्हीं के पास ये क्षमता होती है। इनको सिर्फ़ रजोनिवृत्ति के बाद जीवित रहने की क्षमता होती है। लेकिन अभी नई स्टडी ये बता रही है कि जो युगांडा में मादा चिंपैंजी पाई जाती है, उनके पास भी ये शक्ति होती है मेनोपॉज के बाद काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहने की। तो ये एक नई स्टडी है। दोस्तों आप सभी को पता है कि बांग्लादेश के निर्माण की भूमिका में भारतीय लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि भारत ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जो आज बांग्लादेश बना है, अन्यथा पाकिस्तान वाले उनको भी खा जाते। तो बांग्लादेश इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, बांग्लादेश हमारा सम्मान कर रहा है। यानी जो भी लोग इस युद्ध में शामिल थे 1971 वाले में, उनको सम्मान देने के लिए बांग्लादेश एक मेमोरियल बना रहा है। एक मेमोरियल बिल्डिंग बना रहा है कि जो भी भारत के लोग 1971 में हमारी तरफ से शामिल हुए थे, हमारी सहायता की थी, उसको लेकर के हम उनकी याद में एक मेमोरियल बिल्डिंग बनाएँगे, उनको सम्मानित करेंगे एक तरीके से। उसके अलावा एक अपॉइंटमेंट से जुड़ी न्यूज़ है, बात करें अनंतनाग के बारे में, तो इनको इलेक्टेड कर दिया है, कि इनको इलेक्टेड किया है प्रेसिडेंट के रूप में, किसका? तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के रूप में। जो एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट कौन बने? तो अनंतनाथ बने। ये अपॉइंटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वन डे एग्जाम में आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, और फिर जहाँ पे भी वन लाइनर क्वेश्चन आता होगा, जैसे पीसीएस टाइप में भी कई जगह पे वन लाइनर क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उसके बारे में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा एक तरीके से। हाँ, देखिए यूपीएससी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन वन डे एग्जाम हो गया या फिर जानकारी के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना। अनंतनाथ जी को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्टेड किया गया, यानी कि निर्वाचित किया गया है। दोस्तों संडे है तो बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, और वीडियो लेट भी हो चुकी है, आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो उसके लिए माफ़ करिएगा यार, थोड़ा-सा कभी-कभार ऐसा हो जाता है, जानबूझ के नहीं करता हूँ, कुछ एक एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती हुई, शायद बहुत सारी हुई, तो उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी का जो ये 1971 वार वाला है ना, तो ये हो सकता है कि 1-2 दिन में इसके ऊपर कोई एडिटोरियल आए, इसके बारे में बात करें, इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन को लेकर के हम उसका पूरा कवर कर लेंगे जब भी आएगा, तो आप इसकी टेंशन नहीं लेंगे।